गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और मैंने कहा था कि कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पर कुछ और न्यूमेरिकल्स आज हम लोग देखने वाले हैं। और मैंने ये भी कहा था कि कूलम्ब्स लॉ मीडियम पर डिपेंड करता है, तो आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि किस तरह से मीडियम पर डिपेंड करता है और कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है। एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? व्हाट कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स? इट स्टेट्स द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 point चार्जेस which is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them, and it acts along the line joining the two charges. जो लाइन ज्वाइन करते दो चार्जेस को, उसी के अलोंग में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन, या तो दूर भागेगा या तो नजदीक आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। Q1 और Q2 दो चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन r डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगे F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये फार्मूला दिया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए कूलम्ब्स लॉ ने बताया इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, मतलब जो दो फोर्स लगेंगे या तो वो बाहर की तरफ लगेंगे और या तो वो अंदर की तरफ लगेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है तो बाहर की तरफ, और नहीं तो फिर अंदर की तरफ। हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर नीचे इस तरह से नहीं दिखला सकता। अलोंग द लाइन, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, मान लेते हैं दो चार्ज हमारे पास, एक 2 कूलम का जिसका मास है 2 kg, एक थोड़े से दूरी पर दूसरा चार्ज है 4 कूलम का जिसका मास है 4 kg। ये दोनों मास रेस्ट में, और इसे फिर दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो इसे रिलीज कर दिया गया, दोनों चार्ज को रिलीज कर दिया गया। तो अब आपको बताना है कि 2 कूलम ऑब्वियसली दूर जाएगा दोनों, तो 2 कूलम का स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ 4 कूलम एट दैट मोमेंट? 4 कूलम का स्पीड कितना होगा? 2 charges, 2 coulomb and 4 coulomb, separated by a certain distance d. When released, the 2 coulomb charge acquires a speed of 20 meter per second. At that particular time, what will be the speed of 4 coulomb charge? यहाँ आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके बताएंगे क्या आता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 कूलम और 4 कूलम, तो 2 कूलम 4 कूलम पर फोर्स लगाएगा और 4 कूलम भी 2 कूलम पर फोर्स लगाएगा। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके थे, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। नेट फोर्स सिस्टम पर कितना हो जाने वाला है? नेट फोर्स सिस्टम पर 0 हो जाने वाला। अब अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब नेट फोर्स 0 होगा तो बिफोर द इंसिडेंट एंड आफ्टर द इंसिडेंट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो बिफोर द इंसिडेंट, तो इंसिडेंट क्या था? रेस्ट में था, फिर रिलीज कर दिया गया। तो रिलीज करने से पहले इंसिडेंट हो गया हमारा यहाँ पर रिलीज, रिलीज करने से पहले मोमेंटम कितना था? यहाँ पर लिख देते हैं बिफोर इक्वल्स आफ्टर। आप लोग समझ जाएंगे बिफोर इंसिडेंट एंड आफ्टर इंसिडेंट मोमेंटम के बारे में कहा जा रहा है। तो रिलीज करने से पहले मोमेंटम था 0, और रिलीज करने के बाद मोमेंटम हो गया 2 इंटू, इस साइड वाले को नेगेटिव ले लेते हैं -20, और इस साइड राइट साइड जा रहा है तो इसको पॉजिटिव में रखते हैं। तो 2 इंटू -20 प्लस 4 इंटू वी, इधर जाएगा तो 2 इंटू 20 हो जाएगा 40 इक्वल्स 4 इंटू वी, तो v इक्वल्स 40/4 इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब 4 कूलम चार्ज का स्पीड
10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा जब 2 कूलम का चार्ज का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पर कूलम्स लॉ को यूज़ किए बिना ही ये सवाल को बनाया जा सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर रहने पर। एक और सवाल देखते हैं क्लास 11 से रिलेटेड। चलिए सीखते हैं। मान लेते हैं एक सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। यहाँ पर एक चार्ज रख लेते हैं क्यू चार्ज, इसका नाम दे देते हैं Q1 चार्ज। ये फिक्स्ड, Q1 चार्ज फिक्स्ड। सरफेस पर एक मास लेते हैं m मास, जिसका चार्ज है Q2। दोनों का बीच का दूरी है r, दोनों का बीच का डिस्टेंस है r। आपको बोला गया कि सिस्टम हमारा रेस्ट में, सिस्टम हमारा रेस्ट में, तो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा होगा, किस तरह से ये सिस्टम रेस्ट में। अगर Q1 चार्ज और Q2 चार्ज है तो जरूर इसके बीच में कूलम्स फोर्स काम कर रहा होगा। कितना फोर्स काम कर रहा है? F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फोर्स किधर लग रहा होगा? राइट की तरफ लग रहा होगा F फोर्स। ज़रूर कोई फोर्स Q2 पर लग रहा है, ये तो Q1 फिक्स है ही, Q2 फिक्स क्यों है? ज़रूर कोई फोर्स Q2 पर लग रहा होगा अपोजिट टू कूलम्स फोर्स, उसको रेस्ट में रख रहा। और वो कौन फोर्स होगा? वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। मतलब यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? F इक्वल्स म्यू एम जी। मतलब जो फोर्स होगा F वो बराबर होगा फ्रिक्शनल फोर्स के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इक्वल्स म्यू एम जी। देखिए इस पर बेस्ड आपसे किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। मान लेते हैं Q1 का वैल्यू दिया हुआ Q1 इक्वल्स टू 2 कूलम। सपोज Q1 का वैल्यू दिया हुआ Q1 इक्वल्स टू 2 कूलम। R का वैल्यू दे दिया गया है 2 मीटर। मास दिया गया है 0.5 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.2। तो आपसे पूछा जा सकता है कि Q2 का चार्ज कितना होगा कि हमारा सिस्टम रेस्ट में रहे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या Q2 का वैल्यू दे दे, Q2 का वैल्यू दे दे और पूछा जाए मास कितना हो सकता है कि हमारा सिस्टम रेस्ट में है। तो इसके मदद से हम लोग पता कर सकते हैं। जब भी कोई फार्मूला हम लोग को मिलता है या कोई इक्वेशन हम लोग को मिलता है उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे इसमें वेरिएबल्स कौन कौन वेरिएबल्स हैं? Q1 Q2 R म्यू M। 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वांटिटीज़ हैं। इक्वेशन हमारे पास एक है तो 5 में से 4 क्वांटिटीज़ दिए हुए रहेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन है 4 क्वांटिटीज़ दिए हुए रहेंगे और एक क्वांटिटीज़ हम लोग को फाइंड करना, एक क्वांटिटी हम लोग को फाइंड करना। इसी सवाल में अगर हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन आ जाए, हमारे पास एक चार्ज है, फिर से एक Q1 चार्ज है, d दूरी पर एक मास को रख दिए m, इस पर चार्ज है Q2। अब आपसे पूछा जाए बताइए Q2 चार्ज कितना हो कि ये रेस्ट में रहे, ये गिरे नहीं। या फिर Q2 चार्ज कितना हो कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जाए। या Q2 चार्ज कितना हो या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाए। तो डायनामिक्स जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े थे उसके मदद से हम लोग इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑब्वियसली दिया हुआ रहेगा, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ रहेगा, इसका एंगल दिया हुआ रहेगा, थीटा दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह के सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसी वर्मा में भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपसे बताया गया था कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए यूज होता है। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो किस तरह से बनता है। तो सिंपल एग्जांपल हम लोग लेंगे अभी। मान लेते हैं एक रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, इसका लेंथ है L, लेंथ
एल। इस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो रोटेशनल मैकेनिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी लीनियर होगा इस पर। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्डा यूज़ करेंगे, लैम्डा कूलम पर मीटर। अब हमारे पास एक चार्ज रॉड है, लैम्डा कूलम पर मीटर, चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। डी दूरी पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ, क्यू चार्ज रखा हुआ है डी दूरी पर। आपसे पूछा गया कि इस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा। फाइंड फोर्स, इस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा। ऑब्वियसली इस रॉड के कारण इस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर पिछले क्लास में 11 क्लास में बताया गया था कि रॉड सबका जो सवाल होता है वो सबको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, तोड़ करके सॉल्व करते हैं। तो रॉड को किस तरह से तोड़ा जाता है, अगर आपको याद हो तो रॉड को तोड़ने का तरीका x पे जा कर के dx इस तरह से तोड़ते थे। रिंग को तोड़ने का तरीका थीटा पर जा कर के डी थीटा। तो यहाँ पर रॉड है तो रॉड को तोड़ेंगे हम लोग x पे जा कर के dx। चलिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें तो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगर हम लोग x पे जा कर के dx करें, सपोज x पे जा कर के एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx। तो ये dx जो एलिमेंट होगा इस पर चार्ज होगा dq। ये dq चार्ज बहुत ही छोटा है, इसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। dq चार्ज इतना छोटा है कि इसको पॉइंट चार्ज कंसिडर किया जा सकता है। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण इस q चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो हम लोग कूलम्स लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। dF इक्वल्स टू k dq इंटू q, इसको कैपिटल Q कर लेते हैं, तो dq का छोटा q और ये दोनों मिक्स कर जा रहा है। dq इंटू q बाई एक्स स्क्वायर। dq के बदले में क्या लिख सकते हैं, जैसे लैम्डा इक्वल्स टू dq बाय dx। तो dq के बदले में लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू dx। अब dq के बदले में अगर हम लोग पुट करें तो dF इक्वल्स टू फॉर्मूला बिकम्स लैम्डा q dx बाय एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास वेरिएबल मिल गया x के टर्म में, x के टर्म में वेरिएबल मिल गया तो लिमिट भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट होगा, q से चला है, रॉड के द्वारा फोर्स निकाला जा रहा है, तो यहाँ से d से लेकर d प्लस l तक ये लिमिट पुट होगा। तो इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, लिमिट पुट करते हैं 0 से f। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि रॉड के एक छोटे से एलिमेंट के कारण, रॉड के एक छोटे से एलिमेंट के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है वो राइट की तरफ लग रहा है। सारे एलिमेंट के कारण जो फोर्स लग रहा है सब के सब राइट की तरफ ही होगा। तो सारे फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे। तो सिंपल एडिशन के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। dF इक्वल्स टू एफ के लैम्डा, इसका लिमिट हो जाएगा d से d प्लस एल, d से d प्लस एल, लैम्डा क्यू 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन पे ज़रूर कमांड कीजिएगा d प्लस एल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन माइनस के कारण हो जाएगा लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। f इक्वल्स टू के लैम्डा क्यू 1 बाय अपर लिमिट की जगह पर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह पर अपर लिमिट। लेते हैं एलसीएम, f इक्वल्स टू के लैम्डा क्यू d प्लस एल माइनस डी मीन्स l बाय d इंटू डी प्लस एल। तो इस तरह से क्वेश्चन सबको सॉल्व किया जा सकता है इंटीग्रेशन की मदद से। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक पॉइंट चार्ज के कारण फोर्स निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेट करके हम लोग नेट फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग एक सवाल लेते हैं। पेंडुलम, दो चार्ज Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, एंगल बना रहा है थीटा। मान लेते दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाने के कारण दोनों चार्ज एक सेपरेशन पर है और रेस्ट में, सिस्टम हमारा रेस्ट में, रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम में है सिस्टम हमारा, सिस्टम हमारा फोर्स के अंदर इक्विलिब्रियम में। तो अगर हम लोग पता करना चाहें कि इस पर कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक फोर्स तो लग रहा होगा कूलम्ब्स फोर्स F, इसको हम लोग बोल सकते हैं कूलम्ब्स फोर्स। एक वेट काम कर रहा होगा mg, और एक टेंशन काम कर रहा होगा T। अब अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। टेंशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस तरह से, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ऊपर काम करेगा T cos थीटा, इधर काम करेगा T sin थीटा। अगर इक्वेट करें हम लोग तो T cos थीटा को इक्वेट किया जा सकता है mg के साथ, और T sin थीटा को इक्वेट किया जा सकता है फोर्स के साथ F, जो कि कूलम्ब्स फोर्स है, K Q1 Q2 बाय, अब ये डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं ये लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ है L, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा L sin थीटा, ये भी लेंथ L लेते हैं तो ये भी पार्ट कितना होगा L sin थीटा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के साथ साइन यूज होता है L sin थीटा, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2L sin थीटा, मीन्स यहाँ पर लेंथ हो जाएगा 2L sin थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इसके मदद से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूर आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ऐसी वर्मा में इस तरह के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। टेंशन अगर डिवाइड कर दे तो टेंशन गायब हो जाएगा, थीटा का वैल्यू दिया जा सकता है, जो जो वेरिएबल्स हैं देख लीजिए, टी एक वेरिएबल, थीटा दो वेरिएबल, मास तीन वेरिएबल, Q1 और Q2 चार पाँच वेरिएबल, और L छः वेरिएबल, तो टोटल छः वेरिएबल। Q1 और Q2 चार्ज सेम ले लेते हैं तो एक ही वेरिएबल हो जाए, एक वेरिएबल कम हो जाएंगे, पांच वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोशिश कीजिएगा बनाने का। आपको डिफरेंट टाइप्स को टच करा दिया जा रहा है, फिर आपको ऐसी वर्मा का असाइनमेंट दिया जाएगा, कुछ क्वेश्चंस उसका बनाइएगा, कमांड होगा। इक्विलिब्रियम एक टर्म आया, चलिए सीखते हैं इक्विलिब्रियम। सिस्टम्स इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम्स इन इक्विलिब्रियम। मान लेते दो चार्ज, इस इक्विलिब्रियम इस तरह का फिगर आप लोग देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। सपोज पोजीशन है बॉल का A, B और C, तीन पोजीशन है, इसमें से कौन पोजीशन किस इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लिख देते हैं यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, आपको सिर्फ ये बताना कि A B C ये तीनों में से स्टेबल इक्विलिब्रियम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम सबको हम लोग पहचानेंगे कैसे, जब आप किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं और वो वापस अपना मेन पोजीशन या वापस अपना इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सपोज करो B को अगर हम लोग हल्का सा डिस्प्लेस कर दिए, ऊपर ला दिए, तो ये वापस अपना मेन पोजीशन पर आना चाहेगा, तो जो B पोजीशन है वही हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, तो A
क्योंकि ए पर नेट फोर्स 0 है इसलिए वो इक्विलिब्रियम तो होगा, बॉडी मूव नहीं कर रहा तो वो इक्विलिब्रियम में तो होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब हल्का सा अगर ए को मूव कर दिया जाए तो वो और दूर चला जाएगा अपने इनिशियल पोजीशन से, तो ए को बोला जा सकता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो हमारा सी पॉइंट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पर होगा। हल्का सा भी डिस्प्लेस करो, जहाँ पर डिस्प्लेस कीजिएगा फिर वहीं पर रह जाएगा, वो ना मेन पोजीशन की तरफ आएगा ना दूर जाएगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम सिस्टम को हम लोग को पहचानना होगा कि कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। एग्जाम्पल, अगर हम लोग दो चार्ज ले लेते हैं, कैपिटल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज, दो चार्ज ले लें। अब एक तीसरा, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव, अब एक तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज, इसको हम लोग बीच में रख दिए, एट द मिडल, एट सेंटर, सेंटर में रख दिए। तो बताइए हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। आप वीडियो पॉज करके सोच करके बताइए कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। चलिए देखते हैं। अगर इस चार्ज को हम हल्का सा डिस्प्लेस कर दिए, x दूरी पर अगर डिस्प्लेस कर दिए, तो ये q चार्ज इसको रिपेल करेगा, वापस अपना पोजीशन पे लाने का कोशिश करेगा। मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, ये q चार्ज यहाँ पर आ गया, तो इसके कारण फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि दूरी बढ़ गई, और इसके कारण फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि दूरी घट गई। तो इसके कारण जो फोर्स बढ़ा वो फोर्स किधर बढ़ा, लेफ्ट साइड में, और इसके कारण जो फोर्स घटा वो किधर घटा, राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड का फोर्स ज़्यादा है तो ये क्यू चार्ज वापस से अपना इनिशियल पोजीशन पर आने का कोशिश करेगा। तो हाँ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर सिस्टम हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब अगर हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो ये यहाँ पर बैक एंड फोर्थ करने लगेगा, मतलब हमारा सिस्टम एसएचएम में आ जाएगा। देखिए किस तरह से इक्विलिब्रियम को एसएचएम के साथ रिलेट किया गया, हमारा सिस्टम एसएचएम में आ जाएगा। एसएचएम का मतलब जो फोर्स लगने वाला है वो किसके बराबर हो जाएगा, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यहाँ पर कौन फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है कूलम्ब्स फोर्स, और वो कूलम्ब्स फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के एक्स के। और अगर फोर्स के एक्स के बराबर हो गया तो टाइम पीरियड, एसएचएम का टाइम पीरियड किस तरह से लिखते हैं, T इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर m बाय के। अब इस पर भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। बोल दिया, चार्ज दे दिया, बताया गया कि क्यू चार्ज को x डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस किया गया तो बताइए टाइम पीरियड क्या होगा एसएचएम का। हमारा बॉडी ऑसिलेट करेगा या नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। एसएचएम ओबे करेगा, एसएचएम फॉलो करेगा, और अगर एसएचएम फॉलो किया तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर m बाय के। इस पर हम लोग सवाल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब आप बताइए कि अगर हमारे पास फिर से दो चार्ज, इस बार एक पॉजिटिव चार्ज और उतना ही मैग्नीट्यूड का एक नेगेटिव चार्ज, फिर से हमारे पास एक तीसरा चार्ज है Q, स्मॉल q। तो इस Q चार्ज को हम कहाँ पर रखेंगे कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब अगर हम हल्का सा डिस्प्लेस कर देंगे उस पोजीशन से तो वो वापस उसी पोजीशन पर आ जाए, तो ये Q चार्ज को कहाँ पर रख देंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग जवाब देंगे। तो देखिए अगर इस Q चार्ज को हम बीच में कहीं पर रखते हैं, बीच में कहीं पर रखते हैं इस Q चार्ज, तो जितना फोर्स ये लगाएगा, लेकिन ये फोर्स किधर लगाएगा, राइट की तरफ, ये फोर्स किधर लगाएगा, लेफ्ट की तरफ। तो नेट फोर्स काम करने लग गया राइट की तरफ, मतलब बीच वाला पोजीशन इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। अगर हम इस साइड लगाते हैं, इस साइड रखते हैं Q चार्ज को, तो माइनस Q के कारण जो फोर्स लगेगा वो लगेगा लेफ्ट साइड, और प्लस Q के कारण जो फोर्स लगेगा वो लगेगा राइट साइड। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट करेगा। लेकिन कैंसिल आउट करने के लिए, दो फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगने चाहिए।
नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो अलोंग द लाइन अगर लगेगा, अलोंग द लाइन लगेगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। अलोंग द लाइन लगना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन सेम रहना चाहिए, तभी फोर्स 0 होगा, फोर्स 0 होगा। अगर एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, एक फोर्स ऊपर लग रहा है एफ फोर्स, एक फोर्स नीचे लग रहा है एफ फोर्स, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अलोंग द लाइन नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन चूंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है तो ये बॉडी रोटेट करने लगेगी, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें टॉर्क भी नहीं यूज़ करना है। तो अलोंग द लाइन एक कंडीशन अभी के लिए मान लेते हैं कि अलोंग द लाइन लगना चाहिए, अलोंग द लाइन लग भी रहा है। और तीसरा कंडीशन होना चाहिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए दोनों फोर्स का। लेकिन जैसा कि हम लोग देख सकते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी अनइक्वल है, दोनों चार्ज इक्वल है, दूरी अनइक्वल है, तो ऑब्वियसली इस चार्ज के कारण ज़्यादा फोर्स लगेगा और इस चार्ज के कारण कम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। अगर आप लोगों ने यही जवाब दिया है तो बिल्कुल सही है, और नहीं तो फिर कहाँ गलती हुआ है इसको चेक कर लीजिए। एक क्वेश्चन, क्यू चार्ज, दूसरा 4Q चार्ज। बताइए एक थर्ड चार्ज Q को कहाँ पर रखेंगे जो इस पर नेट फोर्स F नेट 0 हो जाए। एक Q चार्ज है, 4Q चार्ज है, दोनों का बीच का दूरी है D। तो एक थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखेंगे, दोनों का बीच का दूरी को 2 मीटर मान लेते हैं। तो थर्ड चार्ज कहाँ पर रखेंगे जो थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो जाए। वीडियो को पॉज करके आप जवाब देंगे। बढ़ते हैं आगे। थर्ड चार्ज को हम लोग इस दोनों के, जैसा कि अभी तुरंत डिस्कस हुआ कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों चार्ज के बीच में ही थर्ड चार्ज को रखेंगे, तभी वो नेट फोर्स उस पर 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। चलिए देखते हैं। थर्ड चार्ज को यहाँ पे रखते हैं बीच में कहीं पर, क्यू चार्ज एक्स दूरी से, स्मॉल क्यू से एक्स दूरी पर है क्यू चार्ज। तो इस स्मॉल क्यू के कारण इस कैपिटल क्यू पर जो फोर्स लगेगा राइट की तरफ लगेगा, एफ इक्वल्स के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। और 4Q के कारण जो इस कैपिटल क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट की तरफ लगेगा, रिपल्सन। दोनों फोर्स सेम होना चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। 4Q इंटू कैपिटल क्यू बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के कैंसिल, के क्यू कैंसिल, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, टेकिंग रूट्स, तो 1 बाई एक्स इक्वल्स 2 बाय 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इक्वल्स 2x, और x इक्वल्स 2 बाय 3 मीटर। मतलब स्मॉल क्यू से 2 बाय 3 मीटर दूरी पर रहेगा, तो इस पर नेट फोर्स 0 लगेगा। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। नेक्स्ट असाइनमेंट है आपके लिए, आप इसको कीजिएगा, होमवर्क है ये। इसी के बेसिस पर, इक्विलिब्रियम के बेसिस पर एक चार्ज ले लेते हैं, स्मॉल क्यू चार्ज, एक दूसरा चार्ज ले लेते हैं -9Q चार्ज। तो बताइए इस थर्ड चार्ज को, स्मॉल, ये कैपिटल क्यू, थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखेंगे, थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू को कहाँ पर रखेंगे कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। कोशिश कीजिएगा बनाने का। कितना पोजीशन हो सकता है ये भी आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन है इसका। ये दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी positions are there along the line so that
the third charge will be in stable equilibrium. Stable equilibrium. कितने ऐसे पोजीशंस हो सकते हैं जिसमें थर्ड चार्ज को हम लोग रखेंगे और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा? इसी सवाल पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखेंगे कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, और दूसरा क्वेश्चन है कितने ऐसे पोजीशंस हो सकते हैं। एक और असाइनमेंट ले लीजिए। एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है 16Q, -16Q। एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है -16Q। फाइंड द पोजीशन nature and magnitude of third charge to be placed, third charge capital Q, to be placed such that all the charges are in equilibrium. तीसरे चार्ज का पोजीशन, नेचर और मैग्नीट्यूड बताना है कि उसे वहाँ पर रखने पर तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए, मतलब तीनों चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो जाए। ये आपका दूसरा असाइनमेंट, इक्विलिब्रियम पर ही कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का। आपको बताया गया था कि चार्ज हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा तो वो SHM फॉलो करेगा, तो वो कूलम्ब्स लॉ वो फोर्स लगाता है जिसके कारण kx, फिर टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन असाइनमेंट आप ले लीजिए। मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज Q चार्ज, दोनों का बीच का दूरी 2D ले लेते हैं। 2D थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। थर्ड चार्ज को ऑब्वियसली कहाँ पर रखेंगे जो इक्विलिब्रियम में होगा? सेंटर पर। तो Q चार्ज जिसका मास है m। अब इस चार्ज को हम लोग x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिए। इस चार्ज को हम लोग x दूरी से डिस्प्लेस किया, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। फाइंड द टाइम पीरियड of oscillation of third charge when slightly displaced. ये क्वेश्चन एक्चुअली इस तरह का सवाल आपको प्रैक्टिस नहीं कराया गया है, ये बस हम देखना चाहते हैं आप लोग में से कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बताना है इस चार्ज Q चार्ज को जब स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया है, व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड थ्रू x, तो थर्ड चार्ज ऑब्वियसली ऑसिलेट करेगा क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो जो ऑसिलेशन होगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये आपको पता करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो भी आपको बताया गया वो अलोंग द लाइन, स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन बताया गया। परपेंडिकुलर टू द लाइन भी आप डिस्प्लेस कर सकते हैं। एक असाइनमेंट आप ले लीजिए, आपको सिर्फ ये इसमें बताना होगा कि ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। कैपिटल Q चार्ज अलोंग द लाइन, एक Q चार्ज लिया गया
जिसको स्लाइटली ऊपर डिस्प्लेस किया गया। बताइए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, इस बार माइनस क्यू चार्ज लिया गया, इसको स्लाइटली ऊपर डिस्प्लेस किया गया। दो सिस्टम आपको दिया गया, आपको बताना है विच सिस्टम विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। लिख लेंगे क्वेश्चन, विच सिस्टम विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कूलम्ब्स लॉ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारा टाइप आपको बताया जा रहा है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको असाइनमेंट दी जाएगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम।